देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट-चुकट। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में लगातार गंभीर होते हालात की। देश में अरुणाचल प्रदेश जो है सुलग रहा है इस वक्त। किस तरह से वहां पर बवाल मचा हुआ है, 2 इलाकों में कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई है। देखिए सबसे पहले बस में तोड़फोड़, बाजार में आगजनी, फूंक दी गाड़ियां। तस्वीरें एक दिन पुरानी है लेकिन अरुणाचल प्रदेश आज भी सुलग रहा है। पीआरसी के मुद्दे पर स्थानीय लोगों का विरोध कई जगह हिंसक हो गया तो कर्फ्यू लगाना पड़ा। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सरकार नामसाई और चांगलांग जिलों में 6 आदिवासी समुदायों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने पर विचार कर रही थी। ये सभी 6 समुदाय गैर अरुणाचली हैं। हालांकि सालों से ये लोग अरुणाचल में रह रहे हैं, लेकिन सरकार के फैसले के बाद अरुणाचल प्रदेश में विरोध शुरू हो गया। इसमें अभी सरकार का जो स्टैंड है पीआरसी के ऊपर में, ये बहुत ही क्लियर है कि हम लोग इसको टेकअप नहीं करेंगे। तो इसका बावजूद भी जो इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी कमिश्नर लेवल का एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी मैंने कमिश्नर लेवल का गठन कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के कई समुदाय और संस्थाएं विरोध पर उतर आए हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से राज्य के आदिवासियों के हितों और अधिकारों को ठेस पहुंचेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली धारा 370 और उसके एक अनुच्छेद 35A को लेकर जो है उसमें भी सुनवाई होनी है। फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 35 और धारा 370 की आड़ में राजनीति करने वाले जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं जनता को डराने का काम कर रहे हैं, लोगों की भावना भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए आप जरा। आप जम्मू कश्मीर में 35A के साथ खिलवाड़ करोगे, अरुणाचल से ज्यादा बदतर यहाँ के हालात हो होंगे। और मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ कि अगर इस पे अटैक होता है तो मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे को छोड़ के कौन सा झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जब उठाएंगे तो फिर ये ना कहना कि हमने पहले आपसे कहा नहीं था। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वैसे तो दोनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिंदुस्तान और कश्मीर को जोड़ने की कड़ी होने का दावा करते हैं, लेकिन आर्टिकल 35A प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से पहले ही दोनों हिंदुस्तान को धमकाने लगे हैं। जो जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को लेजिटिमाइज करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देता है, वो नलिफाई हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या ये डर जम्मू कश्मीर का है या फिर सियासत करने वाले लोगों का। सवाल गहरे इसलिए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947 को और 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने एक आदेश पारित कर देश के संविधान में आर्टिकल 35A को जोड़ दिया। फिर आर्टिकल 35A भारत में जम्मू कश्मीर के विलय का आधार कैसे बन गया। जरा सोच के देखिए कि अभी तो मामले पर बस सुनवाई होनी है। महबूबा मुफ्ती के सब तक डर गई हैं। वो कह रही हैं कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में शायद वो भूल गई हैं कि हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी तिरंगे की आन बान शान पर मरने मिटने को तैयार है। वो सिर्फ अपनी राजनीति देख रही है और कोरी राजनीति देख रही है। बहरहाल इस बीच जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पुलवामा में सैनिकों ने शहादत पाई थी, उसके बाद लगातार NIA जो है वो जांच में जुटी हुई है। और इस वक्त एक अहम खुलासे की खबर आ रही है कि जो कार जिसने CRPF के ट्रक में जो पूरा का पूरा धमाका किया था, उसके मालिक का पता चल गया है, वो फरार है। क्या कुछ जांच आगे बढ़ी है, देखिए। जांच कर रही NIA की टीम सबूत जुटाने की कोशिश में है। कार बम हमले की योजना आखिर कहां बनाई गई, कैसे अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है कि CCTV फुटेज NIA टीम की जांच को जल्द ही मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को जो CCTV फुटेज मिला है उसमें CRPF के काफिले में घुसी इको कार साफ साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, CCTV कैमरों में कैद इस वीडियो में आतंकी आदिल भी गाड़ी चलाता दिख रहा है। आतंकी आदिल जैश मोहम्मद का वही मोहरा है जिसका वीडियो पुलवामा अटैक के बाद जारी किया गया। जैश के मोहरे आतंकी आदिल अहमद डार की पुलवामा हमले में इस्तेमाल की गई कार को चलाते हुए CCTV फुटेज आने से इस साजिश की एक छोटी सी तस्वीर भर सामने आई है। इस साजिश के असली चेहरे वो हैं जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार के कश्मीरी नौजवान को मानव बम में तब्दील कर दिया। NIA के सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले में इस्तेमाल कार 2010-11 मॉडल की हो सकती है। 7-8 साल पुरानी इस कार को दोबारा पेंट भी किया गया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से इस कार के नंबर प्लेट के टुकड़े मिले थे जिस पर कुछ अध जले नंबर दिख रहे थे और इसी की मदद से NIA की टीम ने कार के मालिक का भी पता लगा लिया। हालांकि फिलहाल वो फरार है, मगर ये तय है कि एक बार अगर वो पकड़ा जाता है तो ये जानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि दहशतगर्दों के तार आखिर कहां तक जुड़े हैं। और पाकिस्तान अब शांति का राग अलाप रहा है। जहां हिंदुस्तान में जिस तरह से गुस्सा है, आक्रोश है, बदले की आवाज हर तरफ से आ रही है। सरकार कूटनीतिक स्तर पर भी और आक्रामक स्तर पर भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो इमरान खान शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन हरकतें अभी भी जसकिता से। हिंदुस्तान कह रहा है आप हाफिज सईद पर, मसूद अजहर पर कार्रवाई करो, हम तो बात और शांति दोनों के लिए तैयार। इमरान बोले एक बार मौका दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
मुशर्रफ बोले, अगर हमने एक न्यूक्लियर बम चलाया तो भारत 20 न्यूक्लियर बम से हमला करेगा। पुलवामा अटैक के बाद हिंदुस्तान के पलटवार से पहले ही पाकिस्तान पानी पानी हो गया। कल तक जंगी जुनून में डूबे इमरान शांति की अपील कर रहे हैं। इमरान खान के मंत्री हिंदुस्तान आकर नेताओं से मिल रहे हैं ताकि जंग की आग कम की जा सके। पर सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान के इस दिखावे से होगा क्या? अपने आस्तीन में आतंकियों को छिपाए बैठा पाकिस्तान अगर वाकई संजीदा है तो आतंकियों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? पुलवामा हमले की जिम्मेवारी लेने वाले जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा बैठा है। भावलपुर में उसके मदरसे को घेरने के बहाने पाकिस्तान की सरकार उसे सुरक्षा देने में जुटी है। दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद के संगठन जमात-उत-दावा और फलाह इंसानियत को बैन करने का दिखावा किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पाकिस्तान में दूसरे नाम से एक्टिव हो गए। तो फिर आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दिखावे पर भरोसा करे भी तो कैसे? और क्या देवबंद में फिर से होगी छापेमारी? क्योंकि शहनवाज और आकिब, जिन दो संदिग्धों को देवबंद से गिरफ्तार किया गया था, उनका गाजी कनेक्शन सामने आया है और कहा जा रहा है कि उनके मंसूबे खतरनाक थे। उनके पास बाकायदा हथियारों का जखीरा, विस्फोटक मौजूद थे, जिसकी तलाश जारी है। एटीएस की टीम का दावा है कि आतंकी वारदात के लिए यूपी में हथियारों का जखीरा भी पहुंच चुका था और अब एटीएस की टीम उन हथियारों और विस्फोटकों को जल्द बरामद कर लेगी। बताया जा रहा है कि शहनवाज और आकिब के पास जैश-ए-मोहम्मद के दूसरे आतंकियों का भी आना जाना था। दोनों ने अपने मोबाइल में एक खास ऐप डाउनलोड कर रखा था। खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए दोनों इसी ऐप के जरिए जैश के अकाउंट से बात करते थे। कुछ वर्चुअल नंबर्स को, कुछ ऐसी स्पेसिफिक ऐप्स हैं जो मार्केट में नहीं होती हैं, वो यूज़ करके ये लोग बात कर रहे थे ना। जो वर्चुअल नंबर्स हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर लेते हैं और वो प्रोसेस चल रहा है, जिससे कि वो क्लियर हो पाएगा कि आईपी लॉगिन डिटेल्स हमको जब मिलेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनसे बात कर रहे थे। दोनों संदिग्धों से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने कुछ और युवकों को पूछताछ के लिए उठाया है और मुमकिन है जल्द ही एक बार फिर देवबंद में छापेमारी की जाए। और आइए अब आपको मिलवाते हैं शहीद मेजर महादिक की पत्नी से, प्रसाद महादिक की पत्नी से, जिन्होंने अपने पति से किया हुआ वादा जो है एक तरह से निभाया। गौरी महादिक जो हैं वो सेना में भर्ती होने जा रही हैं। एसएसबी उन्होंने टॉप किया है। किस तरह से वो अपने पति की शहादत को दे रही है सम्मान, देखिए उनकी कहानी। गौरी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हाउ इज द जोश? The जोश इज वेरी 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 हाई। शहीद मेजर प्रसाद महादिक की पत्नी का जोश हाई है और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब वो अपने पति के सपने को पूरा करने जा रही हैं। एसएसबी एग्जाम में टॉप करने के बाद गौरी महादिक आर्मी ज्वाइन करने जा रही हैं। गौरी ने अपनी सीएस की नौकरी छोड़कर देश की सेवा का रास्ता अपनाने की ठानी और पति की शहादत के महज 14 महीने बाद वो कर दिखाया जो हर देशवासी के लिए एक मिसाल है। गौरी ने देश में शहीद की पत्नियों को एक संदेश भी दिया। ये सब मतलब बोलता ना मंगलसूत्र नहीं है, इट इज़ माई आइडेंटिटी की आई एम स्टिल मिसेस गौरी प्रसाद महादिक। अगर आपके हस्बैंड फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो स्पिरिचुअली आपके साथ है, वो इनविजिबली आपके साथ है। मेजर की पत्नी के साथ एक इत्तेफाक हुआ। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में सिलेक्शन से पहले गौरी को ठीक वही चेस्ट प्लेट नंबर मिला जो शहीद मेजर प्रसाद महादिक का था। जब मैंने मेरा फर्स्ट एसएसबी दिया था इलाहाबाद में, तो उनका मेडिकल चेस्ट नंबर था 28। मतलब आप एक बार रिकमेंड हो जाते हो तो आपको मेडिकल्स के लिए जाना पड़ता है, तो उनको प्लस 28 था। एंड इलाहाबाद में मैंने जब मेरा फर्स्ट एसएसबी दिया तब भी मेरा चेस्ट नंबर 28 है। एंड भोपाल में भी लकीली मुझे वापस सेम चेस्ट नंबर मिला 28। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ही इज देयर। मुंबई से सटे विरार में रहने वाली शहीद की पत्नी गौरी 49 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर आर्मी में एक नई पारी की शुरुआत करेंगी। मध्य प्रदेश की नई निर्वाचित कमलनाथ सरकार के लिए अपराध पर लगाम लगाना चुनौती है और ताजा मामला जो सतना जिले में 2 मासूमों के अपहरण और हत्या का है, उससे न सिर्फ सतना में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश है और विपक्ष हमलावर। चित्रकूट में जुड़वा भाइयों के अपहरण के बाद हत्या मामले में पूरे प्रदेश में आक्रोश है। सोमवार को एमपी के सतना में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मौन जुलूस निकाला। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की नई सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तीसरे बच्चों की सुरक्षा का एक ऐसा चक्र हमको पूरे प्रदेश में बनाना चाहिए विचार करके, जिससे फिर कोई मासूम बच्चा श्रेयांश और प्रियांश ना बने। 12 फरवरी को दिनदहाड़े 2 बच्चे श्रेयांश और प्रियांश का बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर अपहरण कर लिया था। बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद भी हुई, लेकिन 8 दिन तक पुलिस खाक छानती रही। बदमाशों का पता नहीं लगा पाई। रविवार को दोनों बच्चों का शव यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी में मिला। देश की प्रतिष्ठित बीएचयू यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहती है और ताजा विवाद है 2 हॉस्टल ग्रुप्स के बीच पथराव का। किस तरह से वहां पर 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच में विवाद इस कदर बढ़ गया कि ईंट पत्थर चल गए। तस्वीरों में देखिए लोग एक दूसरे पर कैसे पत्थर फेंक रहे हैं। सड़क ईंट पत्थर से पटी पड़ी है। बीएचयू के 2 हॉस्टल बिरला ए और बिरला सी के छात्रों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद दोनों हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। झगड़े की शुरुआत सालाना सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पंदन से शुरू हुई। रविवार रात को छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद सुबह हॉस्टल के बाहर पुलिस, पीएससी और बीएचयू के सुरक्षाकर्मी भी सैकड़ों की संख्या में तैनात थे, लेकिन जाम होते होते फिर से पथराव हो गया।
और आइए अब आपको दिखाते हैं भीड़ तंत्र का इंसाफ जो बुलंदशहर में नजर आया। जब एक शख्स एक महिला का पर्स चुरा कर भाग रहा था, लोगों के हत्थे चढ़ा तो सबने अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उस पर उतार दिया। बुलंदशहर में एक लुटेरों को लोगों ने जमकर पीटा। देखिए कैसे इस शख्स पर जमकर लात घुसे बरसाए गए। यहाँ मौजूद करीब हर आदमी ने इस लुटेरे की पिटाई की। पहले जमीन पर गिरा कर मारा और फिर उसे खड़ा कर दिया और लात घुसों की बरसात की। दरअसल ये शख्स बाजार में एक महिला का बैग लेकर भाग रहा था। लोगों ने इसे भागते हुए पकड़ लिया। पहले तो उसकी जमकर पिटाई की गई, फिर इसे पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हिंसक होती है और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं हिंसा बढ़ती जा रही है। ताजा मामला है टीएमसी के नेता नाजू शेख की हत्या का। मामला मुर्शिदाबाद का है जहां टीएमसी नेता नाजू शेख की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो घर जा रहे थे। शेख टीएमसी के स्थानीय सभापति थे। बताया जा रहा है कि कुछ हमलावरों ने उन्हें सरेआम गोली मार दी। गोली लगने के बाद मौके पर ही नाजू शेख की मौत हो गई। আমি বেরিয়ে যে দেখলাম ওখানে যে স্পটে ও তো ছিল না, ও নিয়ে চলে এসেছিল, ওই গুলি ফুলি সব পড়েছে, রক্ত পড়েছে। ওই অবস্থা দেখে আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম মানে কী হয়েছে না হয়েছে, কীভাবে হয়েছিল, কেউ চিনতে পেরেছো? বলে কেউ চিনতে পারেনি, সব ফুল হেলমেট ছিল, হেলমেট মারা হয়েছিল। 2-3 জন ছিল ওরা বাইকে। হ্যাঁ বাইকে না হেঁটে, মানে হেঁটে পাশে হেঁটে ওরা আবার হেঁটে বেরিয়ে গেছে গলি দিয়ে। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीएमसी नेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि पिछले 12 महीनों में 3 टीएमसी नेताओं की हत्या का मामला सामने आ चुका है, जिनमें से 2 की हत्या साउथ 24 परगना में की गई। और जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए क्राइम कट टू कट। प्रयागराज में एमबीबीएस छात्र के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी अभी फरार। दरअसल इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब युवती लखनऊ के लिए जा रही थी। तभी आरोपियों ने उसे जबरन अपनी कार में बैठा लिया और घंटों उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आगरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर में महिला और 2 बच्चों की लाश मिली। रविवार शाम महिला का पति घर पर लगातार फोन कर रहा था, लेकिन जब घंटों तक किसी ने फोन नहीं उठाया तो पति ने पड़ोसियों के साथ मिलकर घर का दरवाजा तोड़ा। बाथरूम में तीनों की लाश मिली। फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चल सका। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नदी में एक शख्स की लाश तैरती मिली। ये लाश बोरे में बंद थी। पुलिस को फौरन सूचना दी गई, जिसके बाद मामले की छानबीन जारी है। छिंदवाड़ा में अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरअसल पुरानी रंजिश के बाद आरोपी राहुल ठाकुर को अपहरण कर ले जा रहे थे कि तभी इनके बीच झड़प हुई। आरोपियों ने राहुल को लाठी डंडे से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने महज चंद घंटों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विपक्षी दल आपकी पार्टी के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए समझ में आता है, लेकिन आखिर वो कौन सी परिस्थितियां बनी जब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय अपनी ही पार्टी को मुर्दाबाद कहने लगे और क्यों? एमपी की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहीं दूसरी ओर भोपाल में ही कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता दिग्विजय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। यहाँ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन ये मुर्दाबाद विरोधियों के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया। आप लोगों ने हमारे नरेश के लिए खूब काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन कांग्रेसियों ने नहीं किया वो मुर्दाबाद। हुआ कुछ यूं कि दिग्विजय एक कार्यक्रम के लिए बैरागढ़ पहुंचे। दिग्विजय ने यहाँ मंच पर नरेश ज्ञानचंदानी को बुलाया। नरेश कुजूर सीट से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। दिग्विजय ने नरेश की हार के लिए पार्टी के भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया। और बात प्रियंका गांधी की पति रॉबर्ट वाड्रा की, जो अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आती है कि पत्नी के बाद, प्रियंका के बाद, वो भी राजनीति का रुख कर सकते हैं। इस सियासी हलचल के सबूत है मुरादाबाद में लगे ये पोस्टर जो लगाए स्थानीय युवा कांग्रेस ने। इस पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा से अपील करते हुए साफ तौर से लिखा गया है कि मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत है। ऐसा ही नहीं, वाड्रा की राजनीति में एंट्री का आधार सिर्फ ये पोस्टर हो, बल्कि न्यूज नेशन से बात करते हुए वाड्रा ने इस बारे में बातों बातों में इशारा भी कर दिया। वाड्रा ने बताया, सब कुछ समय से हो रहा है, मैं इस पर काम करूंगा, अभी जल्दबाजी में नहीं हूँ। लोगों को महसूस होगा कि मैं बदलाव कर सकता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा पहले भी कांग्रेस के लिए रैलियों में शामिल हो चुके हैं और पहले भी राजनीतिक एंट्री की ओर इशारा हो चुका है। क्या आप कभी चुनाव लड़ेंगे? आप आना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? अगर लोगों की इच्छा होगी तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। इन तमाम बातों से कयास लगाना मुश्किल नहीं कि प्रियंका के बाद अब जल्द ही रॉबर्ट वाड्रा की भी राजनीति में एंट्री होने वाली है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे वाड्रा की राह में रोड़े काफी होने वाले हैं। और देश में हर रोज स्वाइन फ्लू से औसतन 7 लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार चेती नहीं है। हर कदम नाकाफी साबित हो रहा है। और राजस्थान के हालात तो ये हैं कि अभी 100 दिन भी साल के पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा स्वाइन फ्लू से मरने वालों का 137 जा पहुंचा। स्वाइन फ्लू ने राजस्थान में पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूबे में स्वाइन फ्लू के साथ साथ मलेरिया और डेंगू का कहर भी बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू से यहाँ पिछले 55 दिनों में 137 लोग दम तोड़ चुके हैं। जोधपुर में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि 425 केस पॉजिटिव पाए गए। पूरे राज्य में अब तक 20,161 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 3900 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन फिलहाल नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है। और जो भी संदिग्ध रोगी पाए जा रहे हैं, उनको टेमीफ्लू की दवाई दी जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है
पिछले 3 सालों की बात करें तो 2016 में स्वाइन फ्लू के 197 मामले पॉजिटिव आए थे, जिसके चलते 43 लोगों की मौत हो गई थी। 2017 में 3619 लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले और 280 लोगों की मौत हुई। 2018 में 2419 स्वाइन फ्लू के केस पॉजिटिव पाए गए और 225 लोगों ने जान गंवाई। उस पर डेंगू और मलेरिया भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। फिलहाल राजस्थान डेंगू और मलेरिया के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया है। और अब आपको दिखाते हैं पुणे पुलिस प्रशासन का अमानवीय चेहरा, जहां पर शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे युवा जो नौकरी की मांग को लेकर जिन्हें वादा किया गया था नौकरी देने का, वो प्रदर्शन कर रहे थे। जो बोलने में सुनने में सक्षम नहीं है, ये तमाम युवा जो हैं वो इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए नौकरी की मांग को लेकर, क्योंकि वादा किया गया था। उन पर लाठियां भांज दी गई और किस तरह से ये जो हैं एक के ऊपर एक गिरते हुए नजर आए। आप देखिए कि ना तो अपनी चीख पुकार चित्कार जो है वो पहुंचा सकते हैं, क्या स्थितियां वहां बन गई, आप भी सुनिए। लाठियां भाजने से पहले शर्मसार नहीं हुए ये पुलिसकर्मी। प्रशासन के आखिर शारीरिक रूप से चुनौतियां झेल रहे इन लोगों पर लाठी किस तरह से वो दनादन बरसाते चले गए, ये बोल पाने में सक्षम नहीं है, किस तरह से ये जो है अपनी चीख दबाते रहे, अपना दर्द सहते रहे। पंकज, क्या था पूरा मामला, अपडेट दें। देखिए, पूरी जानकारी यह है कि पुणे के समाज कल्याण आयुक्त के कार्यालय में शिक्षण और नौकरी की मांग करते हुए जो दिव्यांग हैं, जो कानों से सुन नहीं सकते, जो मुंह से बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की और इस लाठीचार्ज में कई जो दिव्यांग हैं वो घायल हो चुके हैं। और अब विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर जो है वो सवाल सरकार। अमानवीय चेहरा यहाँ पुणे पुलिस का सामने आ रहा है कि किस तरह से शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे इन युवाओं पर लाठी बरसाने से वो बाज नहीं आए और रुकते नहीं है, लगातार लाठियां बरसाते रहते हैं। कोई कार्रवाई अब तक उनके ऊपर? देखिए, अभी जो है वो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसके ऑर्डर के बाद पुलिस कर्मियों ने जो है वो लाठीचार्ज जो है शुरू किया था, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये शांति तरीके से जो है ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी जिसके बाद इन पर लाठीचार्ज करने की जरूरत। पंकज, सवाल कहीं है कि शारीरिक चुनौती से जूझ रहे इन युवाओं पर ना तो इनकी संख्या ज्यादा थी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, तो लाठी बांधने के ऑर्डर किसने दिए? और जो ये इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्या उनके अंदर भी कोई संवेदना नहीं बची थी? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर बात करते हैं। खेल के मैदान की हर हलचल से अप टू डेट हो जाइए स्पोर्ट्स का टुकड़ा। आईसीसी ने दिया बीसीसीआई को धोखा, आईसीसी मीटिंग में नहीं होगी भारत पाक मैच की चर्चा। दुबई में 27 फरवरी को होनी है आईसीसी की बैठक। वर्ल्ड कप में 16 जून को मैनचेस्टर में खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। भारतीय महिलाओं ने फिर दिखाया दम। मुंबई में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे ने 4-4 विकेट लिए। झूलन गोस्वामी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल सीजन 12 के प्लेऑफ के दौरान विमेंस आईपीएल के मैच कराने की सोच रही है बीसीसीआई। माना जा रहा है कि बीसीसीआई महिलाओं की 2 टीम बनाकर 3 मैच करा सकती है। क्या? और आज ट्विटर के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो संसदीय कमेटी के सामने पेश हुए और उन्हें साफ साफ हिदायत दे दी गई कि किसी भी तरह से आगामी चुनावों में जो इंटरनेशनल ताकतें हैं उनका किसी भी तरह का रोल जो है इन्फ्लुएंशियल न हो। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में चुनाव के वक्त विदेशी संस्थाओं की सेंधमारी या उनका प्रभाव कम हो, इसके लिए ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट कॉलिन क्रोवेल आज संसद की आईटी कमेटी के सामने पेश हुए। समिति ने ट्विटर को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ट्विटर को ऐसे मामले चुनाव आयोग के साथ मिलकर तुरंत निपटाने चाहिए। संसदीय समिति को जिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए उनके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। ट्विटर को तय समय में ऐसे सवालों के लिखित जवाब पेश करने होंगे और कमेटी उनको एक बार फिर अगली किसी तारीख पर अपने पास बुलाएगी और 6 तारीख को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अधिकारी कमेटी के सामने पेश होंगे। संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा। डॉर्सी ने समय नहीं होने की दलील दी। समिति में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के वरिष्ठ अधिकारियों को 6 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। और दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए वर्ल्ड का टुकड़ा। ऑस्ट्रेलिया के साउथहैम्पटन के जंगलों में 19 फरवरी को आग लगी थी और अब ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। विकराल लपटों में कई घर स्वाहा हो गए। बताया जा रहा है कि 3000 हेक्टेयर के इलाके आग की चपेट में हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी मुलाकात के लिए नॉर्थ कोरिया के मार्शल किम जोंग उन ट्रेन से रवाना हुआ। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की। रिपोर्ट में कहा गया कि सुरक्षा कारणों से किम जोंग उन के रूट की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही, लेकिन वो ट्रेन से वियतनाम रवाना हुआ। बांग्लादेश में रविवार को ढाका से दुबई जा रहे विमान बांग्लादेश की फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश में मारे गए शख्स के पास खिलौना पिस्टल थी। उसके पास कोई विस्फोटक भी बरामद नहीं हुआ। बता दें कि ढाका से विमान के उड़ान भरने के करीब आधे घंटे बाद एक बंदूकधारी पट में घुस गया। इसके बाद चिड़गांव में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और ऑस्कर में बजा भारत का डंका। जी हाँ,
पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस नाम की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया, जिसके निर्माता और कलाकार हिंदुस्तानी हैं। And the Oscar goes to Period, End of Sentence. ऑस्कर 2019 में भारत के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पीरियड जैसे टैबू पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने 91वें अकेडमी अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है। ये तो ये घंटे वाले पीरियड जो मतलब बोलने में जुड़ते हैं। नाम भी नहीं सुना, नाम भी तुम्हारा नहीं सुना, पता ही नहीं कैसे करके कपड़ा सा भी यूज कर। फिल्म की कहानी, सब्जेक्ट और स्टार कास्ट भारतीय हैं। ये डॉक्यूमेंट्री उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाली 2 लड़कियों की जिंदगी पर बेस्ड है। 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद ट्वीट पर लिखा, हम जीत गए, इस दुनिया की हर लड़की तुम सब देवी हो अगर जन्नत सुन रही है। अवार्ड की सूचना जैसे ही गांव काठीखेड़ा में मिली, वैसे ही काठीखेड़ा और हापुड़ के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। हापुड़ के रहने वाली स्नेहा के गांव में जश्न का माहौल दिखा, लोग मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार करते नजर आए। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट अंदाज में। खबर कट में आज के लिए इतना ही। कल सुबह 9 बजे फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत।